नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पिताजी तो बहुत सपोर्ट किए हैं हमको। हम लोग 8th के बाद चले गए थे सुल्तानपुर पढ़ने, तो पिताजी साथ रहते थे, हम लोग को बना के खिलाते थे। हम मुझे, मेरे भाई, मेरे बहन को। माताजी यहाँ घर पे रहती थी, तो पिताजी हम लोग को सपोर्ट करके हमको बना के खिलाना, हमारे सारे काम करना कि हम लोग पढ़ें अच्छे से। तो पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा है, और कभी ये नहीं कहे कि अटेम्प्ट छोड़ दो। बल्कि मैं निराश होता हूँ तो कहते हैं कि देखो उसका एग्जाम्पल है, वो तो 8 साल तैयारी किया, देखो IAS बन गया। तो पहले मैं ये कहूँगा कि आप जब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप उस एग्ज़ाम को निकालने के पर्पज़ से तैयारी मत करिए, आप उस एग्ज़ाम को एंजॉय करने के लिए तैयारी करिए। जैसे आपको हिस्ट्री की लाइनें पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको आर्टिकल मज़ा आना चाहिए। जब आप एंजॉय करेंगे उस प्रोसेस को ना, तो रिजल्ट फिर दूर का रह जाता है। जैसे गीता, भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शेड्यूल तो था, ये एग्ज़ाम एकदम डेडिकेशन मांगता है, आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से बहुत अलग है। आप प्री की डिमांड समझे, मेंस की डिमांड समझे, इंटरव्यू की डिमांड समझे। हर इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है तीनों के PYQ पे जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालाइज करने का एक तरीका होता है। जैसे सिर्फ ऐसे उसको लगा नहीं लेना है, आपको डीप में ये देखना होगा कि किस टाइप का स्टेटमेंट का जो नेचर है, किस स्टेटमेंट के पे वो सही हो रहा है, किस पे गलत हो रहा है। क्योंकि सब कुछ तो सबको नहीं आता, लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं पैटर्न क्या है, तो आप पहला एडवाइस है PYQ तीनों का बहुत अच्छे से एनालाइज करें। फल की चिंता किए, आप कर्म करते जाइए, भगवत गीता के यही संदेश है, और यही मुझे लगता है इस एग्जाम की डिमांड है। तो ये 3 बात एकदम यही मैं बोलने वाला था, यही जो है बच्चों को फॉलो करना चाहिए। इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक्चुअल में डिमांड यही है। सोशल मीडिया तभी खराब है जब आप उसको यूज करना नहीं जानते। सोशल मीडिया से तो पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, उस पर तो नॉलेज भी मिल सकता है, और उस पर आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया में बुराई नहीं है, बुराई है जो उसको चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PG न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम UPSC का कल रिजल्ट आउट हुआ, और आपको बता दें कि अभी हमारे साथ फ्रेम में आप जिसे देख रहे हैं, जौनपुर के अभिषेक सिंह है मित्रों। और आपको बता दें कि यूपी में 78वां रैंक हासिल करके पूरे जनपद का नाम रोशन किए, और पूरे घर में हर्षोल्लास का माहौल है। और अगर हम बात करें तो UPSC क्लियर करने के लिए लोग UPSC का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तमाम सवाल होते हैं कि आखिरकार एक UPSC एग्जाम जो है क्लियर करके कैसे लोग DM, IAS, IPS अधिकारी कैसे बनते हैं। लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं। आज हमारे साथ अभिषेक सिंह जी जुड़ रहे हैं, तमाम सवाल होंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि संघर्षों की कहानी क्या रही, किस प्रकार से भैया जो है वो तैयारी की है, और आज जो है 78वां रैंक हासिल करके एक अलग परचम लहरा दिए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका PG न्यूज में। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, सबसे जनरल सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कैसे शुरुआत हुई? वो स्कूलिंग जो है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक मैं यहीं विलेज में ही पढ़ा हूँ, ढेमा में। उसके बाद जैसे प्राइमरी स्कूल में कई स्कूल चेंज किए हैं, और 8वीं क्लास के बाद मैं चला गया सुल्तानपुर कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, एक इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे मैंने 9, 10, 11, 12 किया, और उसके बाद मैं IIT JEE का एग्ज़ाम निकाला। मेरा IIT में रैंक आया, और मुझे IIT हैदराबाद मिला। वहाँ से मैंने BTech किया 2020 में, फिर मैंने तैयारी शुरू की। जी, आप BTech के स्टूडेंट हैं जी। अच्छा, अगर एक बात ये भी आती है अभिषेक जी की तैयारी करने के लिए लोग दिल्ली और प्रयागराज जैसे जाते हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो कैसी रही? मेरी तैयारी 2 चरणों में हुई। पहले चरण में मैं घर पे रह के तैयारी किया हूँ। जैसे 2 अटेम्प्ट मेरा चौथा अटेम्प्ट था। 2 अटेम्प्ट मैंने घर पे रह के अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी किया, और दोनों बार मैंने मेंस लिखा घर से ही। उसके बाद मैंने सोचा शायद और भी ज़रूरत है मुझे इम्प्रूव करने की, तो थोड़ा मैं दिल्ली की तरफ गया, और वहाँ पे मुझे एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिला, और उससे काफ़ी हेल्प हुई। अच्छा, दिल्ली में मैं करीब 1 साल रहा जी, तो वहाँ पे भी मुझे हेल्प हुई, और उसके अलावा मैं बाकी के 3 साल घर पे ही रह के तैयारी किया था। तो दिल्ली में अगर बात करें तो कोई कोचिंग वगैरह आप ज्वाइन किए, या फिर वहाँ पे भी सेल्फ स्टडी? 2 पार्ट है, एक है GS, एक है ऑप्शनल। GS की मैंने सेल्फ स्टडी किया है, लेकिन ऑप्शनल के लिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने एक कोचिंग ली थी। अच्छा, कोचिंग ज्वाइन की? एंथ्रो के लिए मैंने किया था, बाकी चीज़ें मैंने खुद से की थी। अभी अगर हम बात करें तो आप बता रहे हैं कि 2 अटेम्प्ट जो है हमने घर से दिया था, तो उस अटेम्प्ट में भी आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे? नहीं,
टोटल मैं बता रहा हूँ, जैसे टोटल मेरे 4 अटेम्प्ट हुए हैं, 3 बार मैंने मेंस लिखा है, तीसरी बार मेरा मेंस क्लियर हुआ है। पहले 2 बार जो मेंस लिखा था उसमें नहीं क्लियर हुआ था। ये मैं पहली बार इंटरव्यू तक पहुंचा था इस अटेम्प्ट में, और इसी अटेम्प्ट पहली बार में ही? हाँ, पहली बार में हुआ था, और पहली बार ही इंटरव्यू पहुंचे थे, और पहली बार में हमें आईएएस की रैंक मिली है। जी 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 जी। तो कहीं न कहीं इस संघर्ष के पीछे सबसे बड़ा श्रेय किसे मानते हैं अभिषेक जी? मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय दूंगा। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और हम लोग को पढ़ाया, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। माता पिता का सबसे जी बड़ा जी। चेहरा। अच्छा, कभी अगर हम बात करें, जब 2 अटेम्प्ट्स में आप रिटन तक पहुँचे थे, मेंस तक पहुँचे थे, तो कभी लगा नहीं कि अभिषेक जी अब टूट रहे हैं, या फिर अगर हम आईएएस नहीं निकाल पाएंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा अभिषेक का? कभी मन में ऐसे सवाल आए होंगे? हाँ, कभी कभी आता था, लेकिन यूपीएससी 6 अटेम्प्ट देती है क्योंकि एग्ज़ाम ही इतना टफ है। उनको भी पता है कि एक बच्चे को समझने में पूरी एग्ज़ाम प्रक्रिया को समय लगता है। मुझे भी स्वाभाविक रूप से समय लगा, लेकिन मेरा ये था कि चलो अपना बेस्ट देते हैं, एक बार पूरा करके देखते हैं, होगा नहीं होगा तो मेरा कॉलेज का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, मुझे और जगह नौकरी तो मिल ही रही थी, तो मैं वहाँ पर नौकरी नहीं किया। लेकिन मैं चाह रहा था एक बार मेरा ड्रीम है तो मैं इस ड्रीम को जीऊँ, तो उसी ने मोटिवेट करके रखा। पूरा वही मोटिवेट। अगर अगर अभिषेक सिंह आईएएस ना होते तब उनका सेकंड ऑप्शन सपना क्या था, कहाँ पर जाते? एक्चुअली मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। मैं पढ़ाना बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कुछ 1-2 जगह मेरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, तो हो सकता है कल को मैं अध्यापक के रूप में या कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में मैं फिर पीएचडी वगैरह करता, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड है तो इजीली फॉरेन वगैरह से पीएचडी कर लेता, फिर प्रोफेसर बनता या अध्यापक। वो मेरा सेकंड ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन टीचर। जी जी। बच्चों को शिक्षा देते। अच्छा, अगर हम बात करें तो तैयारी के दौरान अगर हम बात करें, कुछ लोग ये कहते हैं कि तमाम हवा बनाते हैं यूपीएससी वाले कि 10-10 घंटा, 15-15 घंटा। क्या शेड्यूल था अभिषेक सिंह का? कैसे पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते? कोई शेड्यूल था या फिर वैसे ही? शेड्यूल तो था। ये एग्ज़ाम एकदम डेडिकेशन मांगता है, आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। और मेरा शेड्यूल ये था कि कम से कम 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई रोज़ की जाए। ठीक है, कभी कभी जोश आ गया तो ज़्यादा हो गया, लेकिन मिनिमम 10 घंटे तो मैं पढ़ता था। और रेगुलर अपना 2-3 पार्ट में उसको डिवाइड करके कि इतने में प्रीलिम्स का करना है, इतने में मेंस का, फिर इंटरव्यू का या फिर ऑप्शनल का, इस तरह से डिवाइड करके रहता था 10-11 घंटे का शेड्यूल। अच्छा अभिषेक भैया, अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रयागराज में लगे हुए हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कई बार टूट जाते हैं, और कहीं न कहीं उनका भी सपना होता है कि मुझे आईएएस ही निकालना है चाहे जैसे, लेकिन टूट जाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। क्या कुछ कमी होती होगी, ज़रा बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और आपकी बातों से मोटिवेट होंगे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप जब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप उस एग्ज़ाम को निकालने के पर्पज़ से तैयारी मत करिए, आप उस एग्ज़ाम को एंजॉय करने के लिए तैयारी करिए। जैसे आपको हिस्ट्री की लाइनें पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको आर्टिकल मज़ा आना चाहिए। जब आप एंजॉय करेंगे उस प्रोसेस को ना, तो रिजल्ट फिर दूर का रह जाता है। जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसको हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना टफ है, लेकिन शायद इस एग्ज़ाम की यही डिमांड है। आप करिए, खूब जम के मेहनत, एंजॉय करिए उस प्रोसेस को। जब एंजॉय करेंगे तो आप थकेंगे भी नहीं। जैसे आप नोटिस करिए किसी ऐसी चीज़ को जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप बहुत जल्दी थकते हैं। तो अब रोज़ 11 घंटे 10 घंटे कंसिस्टेंसी तभी बन पाएगी जब खूब मज़ा आ रहा है। और रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए अगर आप ईमानदारी के साथ अपने आप से ऑनेस्ट हैं, क्योंकि दुनिया को आप कुछ भी बता सकते हैं, खुद की आत्मा तो आप उसको तो रोज़ सवाल करना है ना। तो वो अगर आप संतुष्ट कर ले रहे हैं, और तो मुझे लग रहा है कि आपको सफलता मिलेगी। ईमानदार रहिए, प्रिपरेशन ईमानदारी और हार्ड वर्क मांगती है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो और अगर वो आपसे 3 मूल मंत्र जानना चाहें यूपीएससी क्रैक करने के लिए, क्या कुछ वो 3 मूल मंत्र देंगे अभिषेक सिंह? पहला ये कि आप एग्ज़ाम को समझें, एग्ज़ाम डिमांड क्या करता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से बहुत अलग है। आप प्री की डिमांड समझें, मेंस की डिमांड समझें, इंटरव्यू की डिमांड समझें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है तीनों के PYQ पे जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालाइज करने का एक तरीका होता है। जैसे सिर्फ ऐसे उसको लगा नहीं लेना है, आपको डीप में ये देखना होगा कि किस टाइप का स्टेटमेंट का जो नेचर है, किस स्टेटमेंट के पे वो सही हो रहा है, किस पे गलत हो रहा है,
क्योंकि सब कुछ तो सबको नहीं आता, लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि पैटर्न क्या है, तो आप पहला एडवाइस है PYQ तीनों का बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, बहुत अच्छे से, जितना डीप कर सकते हैं। दूसरा एडवाइस ये है कि प्रैक्टिस, जैसे मेंस में आंसर राइटिंग की खूब प्रैक्टिस करिए, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और प्रैक्टिस करिए, एस्से वगैरह की प्रैक्टिस करिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। बढ़िया होगा तो आप अपने नोट्स खुद बनाएं, दूसरों के नोट्स पे मत रिलाई करें। ये मार्केट में चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग, मुझे तो ऐसा लगता है मार्केट में इतने सारे सोर्सेज हैं तो सब मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं सारे सोर्सेज को ले आऊँगा। सारे तो नहीं, चलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जैसे टॉप 2-4 ले आओ, उससे अपना नोट्स बनाओ। दूसरा ये एडवाइस है मेरा। और तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी, क्योंकि होता क्या है, बहुत एस्पिरेशन के साथ घुसते हैं, 1 महीने बाद फिर हिम्मत टूटने लगती है। तो आप ना शुरू में पहले एनालाइज कर लीजिए कि जैसे आप 6 घंटे ही पढ़ सकते हैं तो 7 मत पढ़िए, आप 6 ही पढ़िए। लेकिन अगर आप 1 महीने तक 6 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे महीने से फिर वो 8 घंटे में बदल जाएगा। पहले दिन कई बार जोश आता है आज 20 घंटे पढ़ेंगे, तो वो फिर वो बहुत जल्दी ख़त्म होता है। कंसिस्टेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मज़ा आना चाहिए, जो मैंने पहले बताया, आपको पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए। मज़ा आ रहा है तो आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंट रहेगी, और बिना फल की चिंता किए आप कर्म करते जाइए। भगवत गीता के यही संदेश है, और यही मुझे लगता है इस एग्जाम की डिमांड है। तो ये 3 बात एकदम यही मैं बोलने वाला था। यही जो है बच्चों को फॉलो करना चाहिए। इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक्चुअल में डिमांड यही है। अभिषेक जी, अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम को लेकर तमाम सवाल करते हैं। क्या मानते हैं कि हिंदी IAS जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या मीडियम भी ज़रूरी है? देखिए, प्रतिभा है और जज्बा है तो किसी भी मीडियम में वो दिखेगा। आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम में, दोनों अच्छी भाषाएं हैं। हिंदी कितनी खूबसूरत भाषा है, इंग्लिश, सब अच्छी भाषाएं हैं। तो आप भाषा की चिंता मत करिए, आपको ताकत पता होनी चाहिए कि हिंदी में मज़ा आ रहा है कि इंग्लिश में मज़ा आ रहा है। और प्रतिभा है तो दोनों भाषाओं में प्रदर्शित होगी। तो लगे रहिए, इसका डाउट मत करिए कि हिंदी वाले इंग्लिश वाले ज़्यादा पा रहे हैं, हिंदी वाले कम पा रहे हैं। आप लगे रहिए, मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगा। आप सफलता दोनों में मिलती है, और सारे मटेरियल दोनों के अवेलेबल है मार्केट में, सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी। तो करिए और सफलता मिलेगी। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका रिजल्ट कौन देखा था? मैं ही देखा था। मैं एक्चुअली सुबह से रिजल्ट चेक करते करते आ ही नहीं रहा था, तो मैं सो गया था। मतलब मैं थक के, रिजल्ट आने के शायद 10 मिनट पहले मैंने कहा अब चलो आराम करते हैं, तो मैं लेट गया। लेकिन मन है तो मन तो, हाथ मोबाइल चलता रहता है, तो देखे तो PDF आया। हम उठे, 2-3 बार चेक किए सबको बताने के पहले कि हम श्योर हो जाएं कि हमारा है कि नहीं तो इन लोग को सदमा लग जाएगा। तो फिर हम अपना चेक को किए 2-3 बार, फिर मम्मी का पैर छुए, उसके बाद हमने सबको बताया, फिर सब लोग बहुत खुश हुए। घर में पहले IAS आप है कि कोई और था, या फिर फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो अभिषेक सिंह कितने भाई कितनी बहन? कल हम देख रहे थे आपका फ़ोटो जो है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, माला वाला पहन के आप खूब प्रसन्न थे। तो क्या है, ज़रा बताएं परिवार के बारे में। परिवार मेरे एक भाई है और मेरी एक बहन है, और ये सब लोग मतलब इस फेज से गुजरे हैं, सब ने तैयारियां की हैं। मेरा भाई भी NIT रायपुर से पढ़ा है, अभी जॉब कर रहा है। दीदी भी तैयारी वगैरह कर रही हैं, और सबका सपोर्ट रहा है, परिवार का सपोर्ट रहा है, तभी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बस यही है। एक दो सवाल और रहेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरव्यू को एंडिंग की तरफ चलेंगे, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा हमें लग रहा है कि अब लंबा हो रहा है। सोशल मीडिया का कितना प्रभाव अभिषेक सिंह पर पड़ा? कभी मतलब सोशल मीडिया पर रुचि रही या नहीं रही? रही है रुचि सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया तभी ख़राब है जब आप उसको यूज करना नहीं जानते। सोशल मीडिया से तो पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, उस पर तो नॉलेज भी मिल सकता है, और उस पर आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया में बुराई नहीं है, बुराई है जो उसको चला रहा है। तो आप सोशल मीडिया का पढ़ाई के रूप में, मैं एक्चुअली ट्विटर फॉलो करता था। ट्विटर पे एकदम लेटेस्ट न्यूज़ दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आप अच्छे अच्छे चैनल को फॉलो कर लो, तुरंत चुटकियों में पता चलता है। कल न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आज 1 घंटा देख लिए, सब अपडेट हो गए, तो बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप ट्विटर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सोशल मीडिया पर रहें, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोगों की हॉबी भी होती है ना। कई लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते, तो हो सकता है कोई सोशल मीडिया चलाना पसंद करे, लेकिन आप उसको अपने ऊपर हावी मत होने दें। आप चलाइए, ऐसा ना हो कि आप उसको चलाएं, ये ठीक है, वो आपको ना चलाए, सोशल मीडिया आपको ना चलाने लगे, या तब तक ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको निगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ। आपकी हॉबी क्या रही? एक्चुअली मैं मेडिटेशन वगैरह में ज़्यादा ध्यान देता था। मैंने विपासना मेडिटेशन को अपनी हॉबी की तरह देखा है, और मैं लोगों से बात करना तरह तरह के टॉपिक्स पे, ये सब मेरी हॉबीज़ में आता है। डिस्कस करना हॉबीज़ है, अच्छा लगता है मुझे। टीचिंग वगैरह से मैंने शुरू में बताया, प्लान भी, तो टीचिंग में मुझे मज़ा आता है। जैसे किसी को पढ़ाना है, कुछ एक्सप्लेन करना हो, तो मैं घंटों घंटों समझा सकता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब हॉबी है। पिताजी का कितना सहयोग रहा? पिताजी कभी ये नहीं कहे कि बेटवा छोड़ो इसको, आओ अब दूसरा कोई किया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पिताजी तो बहुत सपोर्ट किए हैं हमको। हम लोग 8th के बाद चले गए थे सुल्तानपुर पढ़ने, तो पिताजी साथ रहते थे, हम लोग को बना के खिलाते थे। मुझे, मेरे भाई, मेरी बहन को। माताजी यहाँ घर पे रहती थी, तो पिताजी हम लोग को सपोर्ट करने, हमको बना के खिलाना, हमारे सारे काम करना कि हम लोग पढ़ें अच्छे से। तो पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा है, और कभी ये नहीं कहे कि अटेम्प्ट छोड़ दो। बल्कि मैं निराश होता हूँ तो कहते हैं कि देखो उसका एग्जाम्पल है, वो तो 8 साल तैयारी किया, देखो IAS बन गया। तो मोटिवेट ही करते हैं, ऐसा कभी नहीं कहते कि बहुत हंसते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, करो, कहीं अभी तो पढ़ने की उम्र स्टार्ट हुई है। तो मेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर मेरी फैमिली ने आने नहीं दिया है, बहुत सपोर्टिव फैमिली। बीटेक आपका कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था? 2020 में। अच्छा, 2020 में। अगर अभी हम उम्र की बात करें तो अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, 25 साल है। अच्छा 25 जी जो है आप IAS क्रैक कर गए। हाँ। अच्छा, एक सवाल और वो आखिरी सवाल रहेगा। सबके मन में ये सपना रहता है कि अगर हम IAS बन जाएंगे तो पब्लिक सर्वेंट तो बन ही रहे हैं, लेकिन हम समाज के लिए क्या कुछ नया करेंगे। अगर आप DM बन के जा रहे हैं तो क्या कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? मैं कई सारे मुद्दों पे काम करना चाहूँगा। जैसे मैं टीचिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो मैं स्कूल की व्यवस्था को सही करने में बहुत जोर दूंगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं जितने मैक्सिमम अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। फिर मैं मेरी रुचि है मेंटल हेल्थ इशू, जो आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हो गया है। मेंटल हेल्थ पे मुझे काम करना है। कल को अगर मेरी पोस्टिंग होती है तो मैं एक कैंपेन चलाना, कुछ करूँगा इस दिशा में। तो ये 2 प्रायोरिटीज हैं। इसके अलावा हेल्थ तो है ही, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, और एजुकेशन मेरा प्राइम फोकस रहेगा। आपके रैंक के अनुसार लगता है आपको IAS ही मिलेगा या फिर IPS मिलेगा? IAS मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार एक लड़के का इसी रैंक पे IAS हुआ था। जी। चलिए, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? तमाम दर्शक जो है यूपी, बिहार, झारखंड से आपकी वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम भी MSc B.Ed हैं और आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काम करना चाहते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। खास करके हम भी पढ़ाते थे, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। मैं आपने पूछा कुछ कहना चाहता हूँ दर्शकों को, तो मैं ये कहूँगा कि देखो, अभी अब मैं बोलूँगा तो आप लोग कहेंगे कि सिलेक्ट होने के बाद बोलना आसान है। कि मैं ये कहूँगा कि UPSC ही लाइफ नहीं है। आप अपना डेडिकेटेड ईमानदारी के साथ 4 साल दे सकते हैं, इस प्रिपरेशन में दीजिए, लेकिन इतनी ईमानदारी से दीजिए, कल को अगर आप उस प्रिपरेशन को छोड़ दें तो आपके अंदर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे और मेहनत कर ली होती। क्योंकि आप तब अगर छोड़ेंगे ना तो आप लाइफ में कुछ और कर भी सकते हैं, लेकिन इधर भी कुछ नहीं, 50% 20% अपना दिया तो आगे आपके अंदर इतना सेल्फ डाउट भर जाएगा कि आप आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा बस यही आग्रह है कि जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग अपना 100% दीजिए, जो भी आपकी क्षमता है, XYZ, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आप किसी भी कुछ भी है, कम से कम एक बार दीजिए 100% अपना। बल्कि 4 साल दीजिए, 5 साल भी दीजिए, क्योंकि हम लोग अगर कोई बहुत सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीक है तो ज़्यादा समय लगता है। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मोबिलिटी में टाइम तो लगता ही है। दीजिए समय, लेकिन जब श्योर हो जाइए कि अब मैंने अपना सब दे दिया, बहुत ज़्यादा चांस है तब आपका हो भी जाएगा सिलेक्शन। अगर कोई 100% दे ही दिया ईमानदारी, नहीं होता है तो आपके अंदर एक संतुष्टि रहेगी कि मैंने अपना 5 साल बर्बाद नहीं किया, रहेगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, आगे देखूंगा। धरती इतनी बड़ी है, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, किसी की कोई नीड तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ। स्टार्टअप डालो, बिजनेस डालो, 800 करोड़ लोग हैं, सबको जोड़ो, क्या करना है, पैसा काम सब है, निराश नहीं होना है। कि ईश्वर जो है आपको किसी और काम के लिए चुना हो, ये होता है। आप निराश क्यों हो रहे हो? ये एग्जाम एक तो 0.1% सक्सेस रेट है। अब मैं ही अपने सक्सेस का मैं ये मानता हूँ कि लक का बहुत बड़ा रोल होता है। अब पता नहीं कौन से प्रीलिम्स में मेरा क्या दिमाग चल गया, लक है ना, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि लक का बहुत बड़ा रोल है। तो यही कहूँगा कि आप जो है ना अपना 100% दीजिए, और हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी तो इंडिया इतना तेज़ ग्रो कर रहा है, 2047 तक विकसित भारत भी हम बनने वाले हैं। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप
कुएं के मेढक अगर नहीं रहेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। तो एकदम टेंशन मत लीजिए, देखना चाहिए, बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आप उसको समा नहीं पाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो ओपन माइंडेड रहिए, जम के पढ़ाई कीजिए, 4-5 साल अपनी ज़िंदगी की एकदम रगड़ के इसमें दीजिए, लगा दीजिए। अगर लग गया तो हो जाएगा, और नहीं हुआ तो आप कम से कम एक सुकून रहेगा कि चलो मैंने किया, और आप लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे, क्योंकि उस फेज़ ने आपको बहुत ताकत दे दी है, इमोशनल रेजिलियंस दे दिया है। आप स्थित प्रज्ञता की तरफ बढ़ने लगेंगे, वो जो भगवत गीता में कंसेप्ट है इक्वानिमिटी, उसकी तरफ बढ़ेंगे तो आप आगे बहुत कुछ कर सकेंगे। इसलिए मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग करिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छा, जब आप टूटते थे तब आपके अंदर एनर्जी कैसे आती थी, क्या करते थे आप? वो मंत्र दे दीजिए जरा। हाँ, क्योंकि भाई इस फील्ड में जो है मोटिवेट रहना और एनर्जी के साथ तैयारी में लगे रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने शुरू में बताया मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, मैंने एडवाइस भी यही दी। मैं टूटता था, एक्चुअली मैं इंजॉय करता था। तो अगर टूट भी रहे हो, आप किसी चीज़ को इंजॉय करो तो आप फिर लग जाओगे। जैसे आप इंजॉय नहीं कर रहे हो तब टूट रहे हो, तो क्या होगा ना, फिर आगे कुछ दिखता नहीं, फिर कहाँ से मोटिवेशन लाओगे। मोटिवेशन एक सस्ता नशा है, जैसे अगर चौंक दो सुई तो कुछ देर तक असर रहेगा, फिर उतरेगा तो फिर और सर भी दर्द होता है कि चढ़ गया था उतर गई। तो मोटिवेशन के पीछे मत भागिए, ऐसी चीज़ को पकड़िए जिसमें मज़ा आ रहा है, तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसको एंजॉय करिए। मेरे साथ ऐसा था, मैं सब्जेक्ट को बहुत एंजॉय करता था, मतलब एक नेचुरल रुचि थी पढ़ने में। और दूसरा, मैंने जैसे बताया विपासना मेडिटेशन में करता था, तो विपासना में अध्यात्म की तरफ थोड़ा हूँ, मेरा रुझान है। मैं भगवत गीता के को भी कई बार पढ़ा है मैंने, और रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनता था, लेकिन मैंने उसमें डीप में अभी एनालिसिस नहीं किया। मैंने विपासना मेडिटेशन किया तो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ डेवलप हो गई, और ये हुआ कि यार बहुत कुछ है लाइफ में, अब परेशान नहीं होना है। और जब आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो फिर मोटिवेशन वही मज़ा ही मोटिवेशन है, मज़ा ही मोटिवेशन है। आप सस्ते नशे के पीछे मत भागिए, मज़ा ढूंढिए, सार्थक मज़ा। ऐसा नहीं कि निगेटिव कोई मज़ा कि दारू पी रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है तो कहेंगे अब मैं इससे मोटिवेट हो रहा हूँ, उससे नहीं होना है। सार्थक मज़ा ढूंढिए, ऐसा जो सार्थक हो, ठीक है, सम्यक मज़ा। वो बुद्धिज़्म में कंसेप्ट है ना, सम्यक समबुद्धि। तो आप सम्यक मज़ा ढूंढिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आनंद आएगा। करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का ये जो 4-5 साल होता है, आपके अंदर मैक्सिमम एनर्जी है। यही वक्त है जब आप दे भी सकते हैं इतना 100%, बाद में दे भी नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे हज़ारों चीज़ में। लोग फंस जाते हैं 28-30 के बाद, कहाँ कुछ होता है, उसमें फंस जाते हैं, और उसका भी गारंटी नहीं कि आजकल सक्सेस होगा कि नहीं। तो आप जिस प्रकार से खबरें चल रही हैं तो आप ऐसा करिए कि अपने जीवन का 4-5 साल जम के दीजिए इसमें, और कुछ नहीं चाहता, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बस यही मेरा आपसे कहना है। चलिए, मुझे ये उम्मीद है कि अभिषेक सिंह को सुनकर आप तमाम लोग ये वीडियो चाहे जहाँ से देख रहे होंगे बहुत मोटिवेट हुए होंगे मित्रों। और आपको बता दें कि हमें जो है अभिषेक सिंह से बात करते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एक IAS स्टूडेंट से या फिर अधिकारी से बात कर रहा हूँ। ये एकदम भाई जैसे बात कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये जैसे मुझे बहुत पहले से जानते हैं और मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। नो हेजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं, खूब मज़ा आया है मित्रों। बाकी इनके पिताजी से भी थोड़ा से बातचीत करेंगे, क्योंकि बैठे हुए हैं तो फर्ज जरूर बनता है कि जरा दो बात कर ही लिया जाए। घुमाइए जरा कैमरा। अंकल जी, अभी अगर हम बात करें तो बेटवा जो है आपका IAS अधिकारी हो गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। कभी सोचा था आपने कि लड़का जो है अधिकारी बने? हाँ, सोचा था। पहले से आप जानते थे? हाँ, जानता था। जी जी जी। कभी ऐसा नहीं लगा कि और लड़कों की तरह जो है? लड़के तो नहीं है, अलग थे, पढ़ने में अलग था। हाँ, हम लोग खुद MSc किए हैं तो हमको सब पता है कि लड़का पढ़ने में कितना। आप खुद MSc हैं? जी जी, MSc B.Ed में खुद हूँ। अच्छा, तो टीचर थे आप? नहीं, टीचिंग काम मैंने नहीं किया ज़्यादा। हाँ, लेकिन ये है कि पढ़ाने का काम आपकी? हम मुझे पता है ना कि बच्चा जो कहाँ तक कर सकता है। जी जी जी। तो मुझे पता था कि कर जाएगा आसानी से। मतलब अगर हम बात करें तो हम लोग बायोलॉजी में जेनेटिक कैरेक्टर पढ़ते हैं। आपको मुझे पूरी जेनेटिक्स अच्छी तरह पता है। तो मुझे पता है कि हाँ, ये लड़का कहाँ तक जा सकता है। अच्छा अंकल जी, तमाम अगर हम बात करें तमाम पेरेंट्स इस समय आपको इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अपने बच्चों को IAS बनाना चाहते हैं, तो कुछ मूल मंत्र आप देना चाहेंगे? मूल मंत्र उनको पहले बच्चे को समझें, हाँ, कि बच्चा किस फील्ड में हाँ जाना चाहता है, उसकी रुचि को पहचाने, और अगर
पढ़ने में ठीक है, आसानी से पढ़ अच्छा नंबर ला रहा है, और मेहनत भी कर सकता है और स्वस्थ भी है, तो उसको आप आगे बढ़ाइए, निकालिए, जरूर बनेगा। अंकल जी, अभिषेक जी आपको कब बता दिए थे कि पापा मुझे डीएम ही बनना है? शुरू में बता दिए थे, बहुत पहले, बहुत पहले, जब बीटेक में नाम लिखाए थे तभी। हाँ, तभी बता दिए कि हमको आईएएस ही बनना है, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग लिए थे तो सिविल सर्विस जाना है। सिविल सर्विसेज में ही जाना है। चलिए, आपको बता दें कि ये अभिषेक जी के पिताजी से मेरी बातचीत हो रही थी मित्रों, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी फिलहाल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।